गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर वरुण कुमार पांडे। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 12th में सॉलिड स्टेट के चैप्टर में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इनसाइड द यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर जो आपके एटम हैं वो किस हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कि यूनिट सेल जब आपस में अरेंज होकर के एक बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल हाउ मेनी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आर गोइंग टू इन्वॉल्व देयर। कितने इफेक्टिव नंबर हैं, कितने आपके ऐसे एटम हैं कि जो कि पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हर यूनिट सेल में आप पे कुछ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकल के आते हैं, तो उनका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ देखिए लिखा है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल मैंने आपको बताया था तीन तरह के बेसिकली यूनिट सेल हो सकते हैं यहाँ पे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ये बेसिकली तीन यूनिट सेल की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। First of all, in simple cubic unit cell, okay? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जब स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से है। ऐसे ओके। अब मैं ये एटम अगर मैं ऐसे लिखा हूं, ये कॉर्नर्स के एटम हैं आपके, ओके। तो सबसे पहले सबसे सिंपल यूनिट सेल क्या हुआ आपका, जो इसमें ये होगा कि इस तरह के यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर पे एटम होंगे। तो एक क्यूब की बात करें तो उसमें टोटल कितने कॉर्नर्स हो सकते हैं, 8 कॉर्नर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे 8 एटम्स आपके क्या होंगे, हर एक कॉर्नर पे एग्जिस्ट करेंगे। तो अब मैं इन्हीं हर एक कॉर्नर्स के जो एटम है, कॉर्नर्स के एटम का मैं कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाने जा रहा हूँ, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये देखिए यूनिट सेल जो है, अगर मैं इसके तरफ यहाँ पे एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन ऐसे करूँ कुछ इस तरह से, ओके। फिर एक यूनिट सेल का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मैं ऐसे करूं कुछ इस तरह से, फिर मैं इसी को आगे बढ़ाऊं ऐसे, फिर मैं पीछे ले जाऊं ऐसे, तो मैं देखता हूं कि ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके एटम का, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस एटम की बात करता हूँ, ओके, इस एटम की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो एटम है आपका टोटल कितने यूनिट सेल का पार्ट बन सकता है। तो एक यूनिट सेल के इधर भी एक यूनिट सेल हो सकता है, 2 यूनिट सेल पीछे हो सकते हैं, टोटल नीचे की तरफ 4 यूनिट सेल हुए, तो ऊपर की तरफ कितने होंगे, 4 होंगे। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो यूनिट सेल का एटम है टोटल 4 यूनिट सेल का पार्ट बन सकता है, पोर्शन बन सकता है। मतलब 8 टोटल आपके टोटल 8 यूनिट सेल के पोर्शन बन सकते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर। तो ये जो कॉर्नर का जो एटम है ये 8 यूनिट सेल का पार्ट बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉर्नर एटम, ठीक है, कॉर्नर एटम इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल। तो देखिए ये जो कॉर्नर एटम है 8 यूनिट सेल में एक एटम आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक यूनिट सेल में कितना होगा, 1/8 पार्ट करेगा। तो हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉर्नर एटम इन यूनिट सेल, दैट वन वुड बी 1/8। समझ में आ रहा है कि नहीं, 8 यूनिट सेल में एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक यूनिट सेल का जो एक एटम है वो 8 यूनिट सेल का पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में कितना बनेगा, तो 1/8 बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1/8 लिखा। नाउ the total contribution of corners atom is equal to, तो जितने भी आपके कॉर्नर्स पे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, है ना। तो टोटल आपके एटम कितने हैं यूनिट सेल में, 8 हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8, ठीक है। और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है, तो दैट वुड बी इफेक्टिवली 1। समझ में आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो इफेक्टिवली आपके एटम होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होगा वो आपका 1 होगा, ठीक है। तो इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने कॉर्नर्स के एटम का कंट्रीब्यूशन बताया है कि कॉर्नर्स के जो एटम होते हैं उनका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा, आपका 1 होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए, फिर आगे मैं बॉडी सेंटर का बताता हूँ।
ओके नाउ second would be in BCC. BCC means body centered cubic unit cell. ओके तो इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पे कितने आएंगे, कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई एम गोइंग टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ बीसीसी। ये मैंने कैसे बीसीसी का स्ट्रक्चर बनाया, ये कुछ इस तरह से। ओके तो कोई भी यूनिट सेल जो होगा उसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर तो होगा ही। इट मींस कॉर्नर पे एटम मेरे होंगे, कॉर्नर के एटम को मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। ओके कॉर्नर्स के एटम को हम दिखाएंगे। और मैंने बीसीसी की बात की है तो इस पूरे यूनिट सेल का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। तो सेंटर पे ही मैं एक एक्स्ट्रा एटम रखूंगा, दिस वन वुड बी हियर। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आपको बना, ये बीसीसी का स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो मैं कंट्रीब्यूशन देखूंगा, तो सबसे पहले मैं कंट्रीब्यूशन अगर मैं बीसीसी का देखूंगा तो मैं कॉर्नर्स के एटम को इग्नोर नहीं करूंगा, ठीक है। हम कॉर्नर्स के एटम को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन भी उसमें इन्वॉल्व होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस contribution by corners atom, तो कॉर्नर्स एटम का कंट्रीब्यूशन भी कितना मैंने आपको बताया था 1 होगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका एटम है बीसीसी का, ये तो कॉर्नर्स एटम का मैंने बता दिया 1। ये जो बीसीसी का सेंटर्ड एटम है, ठीक है, ये सेंटर्ड एटम और कितने यूनिट सेल का पार्ट बन सकता है। तो ये सेंटर्ड एटम इसी यूनिट सेल का सेंटर हो सकता है और किसी का तो सेंटर हो नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट वुड बी ओनली 1 नाउ। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं contribution of atom by BCC body centered part, that would be also 1, ठीक है। तो पूरे बीसीसी की अगर मैं बात करूंगा, now the total contribution in BCC, okay, now the total contribution in BCC would be कितना, तो 1 आपका कॉर्नर्स वाला 1 प्लस 1 आपका बॉडी सेंटर्ड वाला 1, टोटल वुड बी 2, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका टोटल कंट्रीब्यूशन दैट वुड बी 1 ऐसा आ रहा था। जब बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपका कितना आएगा, 2 आएगा। 1 आपका कॉर्नर्स के एटम की वजह से और जो सेंटर्ड एटम है उसकी वजह से 1, तो टोटल वुड बी 2, ठीक है। तो आप बीसीसी के कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। अब मैं इसके बाद एफसीसी का बताने जा रहा हूँ। नाउ एफसीसी का देखते हैं। थर्ड इन एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें मैं देखने जा रहा हूं, तो फेस सेंटर्ड का स्ट्रक्चर मैं पहले बना देता हूं। ये फेस सेंटर्ड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब देखिए इसमें से फेस सेंटर्ड फिर मैंने आपको बताया था कॉर्नर्स के एटम है, ये कॉर्नर्स के एटम हो जाएंगे, ओके, ये कॉर्नर्स के एटम होंगे। अब कॉर्नर्स के एटम में
एक क्यूब में अगर मैं बात करूंगा एक्सिस में, तो टोटल एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं आपके? 6 फेस होते हैं, ठीक है। 6 फेस होंगे, सामने, इधर, ऊपर, नीचे, ऐसे आगे पीछे सब मिला करके 6 फेस होंगे, ठीक है। अब 6 फेस हैं, तो मैं फेस सेंटर्ड, जो फेस के जो सेंटर्ड एटम है, मान लीजिए मैं सामने वाला जो फेस है, यहाँ के एक फेस का जो सेंटर्ड है वो कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है। तो मैं फेस के सेंटर्ड एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करने से पहले मैं कॉर्नर वाला लिख देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं इसके पहले करा था सेम उसी तरह से होगा। नाउ contribution of corners atom कितना हो जाएगा आपका? 1। जो 8 कॉर्नर्स एटम है उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अभी जो फेस की बात कर रहा हूँ, तो ये देखिए, ये वाला जो फेस है, ये फेस और कितने यूनिट सेल का पार्ट बन सकता है? मींस ये जो वॉल है, अगर मैंने इस रूम को अगर मैं एक क्यूबिक यूनिट सेल की तरह बात करूंगा, तो ये जो वॉल है और कितने यूनिट सेल का पार्ट बन सकता है? तो ये वॉल एक इस रूम का वॉल है और एक उधर वाले रूम का वॉल है, तो मतलब 2 कंट्रीब्यूशन हुआ। तो ठीक इसी तरह से ये जो आपका फेस है, ये फेस तो इस यूनिट सेल का हुआ ही। अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से कर दूं, ऐसे, ऐसे, ओके। तो देखिए जरा, ये जो आपका फेस है, ये फेस आपका इस यूनिट सेल का भी पार्ट है और यही फेस आपका इस यूनिट सेल का भी पार्ट है, ठीक है। तो 2 कंट्रीब्यूशन हो गए कि नहीं? तो मतलब 2 यूनिट सेल में एक का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो एक यूनिट सेल में कितना होगा? 1/2 का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेस सेंटर्ड के लिए मैं क्या लिखूंगा? नाउ कंट्रीब्यूशन, दूसरी लिखता हूँ, contribution of face centered atom in a unit cell। तो एक यूनिट सेल में जो फेस सेंटर्ड है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो ये 1/2 होगा, क्योंकि 2 में 1 का हो रहा है, तो 1 में कितना होगा? 1/2 का होगा, ठीक है। नाउ the total contribution by face centered atom in unit cell, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की वजह से कितना होगा आपका? फेस सेंटर्ड जो एटम है उसमें एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस आपके कितने हैं? 6 है। तो पहले तो मैं 6 कर दूंगा इनटू एक फेस की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? 1/2 हो रहा है, सो 1/2, तो टोटल रूट कितना हो जाएगा? 3। ये 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने 3 नंबर ऑफ एटम, ये तो फेस सेंटर्ड की वजह से हुआ, लेकिन टोटल जो कॉर्नर के एटम है उसको भी तो मैं इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पर मैं लास्ट में क्या लिखूंगा? टोटल contribution of atom in face centered unit सेल। तो कितना होगा? तो 1 तो कॉर्नर्स वाला हो गया, 1 + 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 4, ठीक है। तो याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आते हैं, ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपके 1 होंगे, बीसीसी में आपके 2 होंगे और एफसीसी में आपके 4 होंगे, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम था, मींस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम is represented by Z, ओके। तो ये आपके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे। 3 तरह के यूनिट सेल मैंने आपको बताए थे, सिंपल, क्यूबिक और सिंपल बॉडी सेंटर्ड और आपके फेस सेंटर्ड, ठीक है। एक लास्ट कंट्रीब्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये जो एटम है, ये अगर आपके फेस के सेंटर पे नहीं, अगर ये आपके एज के सेंटर पे हो, ठीक है। तो एक लास्ट कंट्रीब्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, इसे आप लिख सकते हैं। नाउ
सपोज कीजिए यहाँ पे फोर्थ में कर देता हूं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, contribution of atom through age centered part, एज सेंटर्ड पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यूनिट सेल का जो एज है उसके सेंटर पे अगर एटम आपके प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ ऐसे कुछ, ये स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब मैं कॉर्नर्स के एटम को भी नहीं दिखाता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखिए एजेस, ये आपके एजेस है, यूनिट सेल के एज है, ठीक है। तो यूनिट सेल की जो एज है ये कितने एज होंगे, अगर एक क्यूबिक यूनिट सेल की मैं बात करूंगा तो क्यूब में कितने एजेस होंगे, तो क्यूब में टोटल आपके 12 एजेस होते हैं। तो अगर इन्हीं एजेस के सेंटर पे अगर मैं एक एटम रख दूंगा, इस एज के सेंटर पे, है ना, एज सेंटर पे अगर मैं एटम रखता हूँ तो ये एटम और कितने यूनिट सेल का पार्ट बन सकता है। तो आप सिंपली इसको समझ सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आगे ऐसे लेके जा सकता हूँ, कुछ इस तरह से, ऐसा, ये इसका पार्ट बन सकता है। दूसरी बात, मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ, ये जो है इसका पार्ट बन सकता है, मतलब 1 2 3 यूनिट सेल का पार्ट बन गया। इसी तरह से ये, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेरा एज है इसका जो सेंटर एटम है वो टोटल कितने यूनिट सेल का पार्ट बन रहा है, तो 1 2 3 4 यूनिट सेल का पार्ट बन रहा है। तो 4 यूनिट सेल में एज लेंथ का एक एटम पार्टिसिपेट करता है, तो एक यूनिट सेल में कितना करेगा, तो 1/4 करेगा। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन मैं दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एज centered atom in unit cell, ठीक है, इन यूनिट सेल। तो कितना होगा, तो 4 में 1 है, तो एक यूनिट सेल में कितना होगा, 1/4 होगा, ये याद रखिएगा, 1/4। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस आपके कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है आपके वो 12 होंगे। तो 12 के लिए मैं निकालूंगा, नाउ contribution for, ऐसे लिखेगा, नाउ टोटल contribution by age centered atom would be, तो कितना मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एजेस आपके कितने हैं, 12 हो जाएंगे, ठीक है। और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/4, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, 3, ठीक है। तो ये मैं एज की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एज की वजह से। एक्चुअली क्या है कि इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे कि एज पे एटम को रख दिया गया है, तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ रेस्पेक्टिव क्रिस्टल, तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या होगा, ये चीज़ बनाने के लिए। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। तो ये आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल के अंदर जो आपके एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इनसाइड द यूनिट सेल, इसको मैं एक स्पेशल टर्म्स यूज करूंगा, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, और इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के टॉपिक में कंट्रीब्यूशन का इतना पार्ट रहा, आगे के टॉपिक में मैं आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।